आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। देखो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वो जो मैंने जिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स वाली वीडियोस जो कि कुछ अराउंड 40 टॉपर्स की स्ट्रेटजीज़ को शेयर किया हुआ है। प्रीवियस मंथ यानी कि जुलाई से पहले जो जून गया है उसकी मंथली कंपाइलेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो एक दो दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले की 2 मंथ्स की ऑलरेडी भी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। विजन की आई थिंक पिछले वाले मंथ वाली ऑलमोस्ट हो चुकी है, आधी थोड़ी सी बच रही है, आधी से ज़्यादा हो चुकी है। थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो उनको भी देखते रहना और इसको तो कंटिन्यू करना ही। जिन्होंने पिछले मंथ की कंटिन्यू नहीं कर पाए थे वो लोग मंथली कंपैरिजन उसको देख लेना, फटाफट रिवीजन हो जाएगा उन लोगों का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स आज के थोड़े आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सेकेंड इज़ PCR टेस्टिंग इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी कि 2-धारी तलवार। रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना। SATAT इनिशिएटिव क्या है। फिफ्थ इज़ क्लीन एनर्जी कैन सपोर्ट इंडियाज़ इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड-19। सिक्स्थ इज़ कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइना एप्स बैन। GS paper 2 topics covered under welfare schemes for the vulnerable sections of the population by the center and states and the performance of these schemes। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अभी रिसेंटली जो कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ है उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जी ने 6th बार एड्रेस किया था नेशन को। उन्होंने इस एड्रेसिंग में PMGKAY, इसका शॉर्टकट है PMGKAY, इस योजना को नवंबर एंड तक एक्सटेंड कर दिया है। और ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल 90,000 करोड़ अब इसमें स्पेंड करेगी फ्री फूड प्रोवाइड करने के लिए पुअर लोगों को। तो ये क्या योजना है क्या? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, इसका एम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इंश्योरिंग सफिशिएंट फूड फॉर द पुअर एंड द नीडी ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। ठीक है, इसको अनाउंस किया गया था फर्स्ट रिलीफ पैकेज के ड्यूरेशन पे कोविड-19 के पैंडेमिक में ही। पार्ट ऑफ दिस स्कीम, यानी कि इस स्कीम का जो पार्ट है फूड को मतलब एज पार्ट ऑफ द स्कीम द फूड नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द बेनिफिशरीज अंडर, देखो किन किन एलिजिबिलिटी किस किस की ध्यान से देना। TPDS होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक होता है PDS, एक होता है TPDS हम लोगों ने 1997 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और TPDS क्यों होता है? बेसिकली जो ऑलरेडी जो पुअर सेक्शन होते हैं ना उसके अंदर भी कुछ सेक्शंस होते हैं जहाँ पर एडिशनल फोकस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोगों ने आगे वर्ड लगा दिया था टारगेटेड PDS। तो TPDS वो हो गए। फिर हो गए अंत्योदय अन्न योजना प्लस PHH राशन कार्ड होल्डर्स। इन 3 कैटेगरी में जो फॉल करते हैं उन सबको इस स्कीम से फ्री फूड अवेलेबल कराया जाएगा। अपडेट्स के मुताबिक जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको 5 kg अनाज और 1 किलोग्राम हर महीने मिला करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने स्कीम पहले भी कई बार की हुई है, इसलिए इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट आया था वो बताना था आपको, हालांकि आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है इसमें सब कुछ। की फीचर्स क्या हैं स्कीम के हमने डिस्कस कर लिया है। एलिजिबिलिटी क्या है हम लोगों ने कर लिया, 3 टाइप की कैटेगरीज बता दी हैं। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में बताना है मुझे आपको, और TPDS ये तो मैं आपको अभी भी बता ही दिया है। मेन क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड द फीचर्स ऑफ द PM गरीब कल्याण अन्न योजना। आई थिंक दिस मच विल नॉट बी इनफ। आप लोगों को प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया हुआ है या फिर जिनको नहीं पता अभी मंथली कंपाइलेशन में आएगा, देख लेना GS2 के टॉपिक के अंदर, वहाँ से आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। PDS का जो कॉन्सेप्ट था, PDS बिगेन एज ए यूनिवर्सल प्रोग्राम इंडिया में जब फूड की शॉर्टेज आई थी मिड 1960s के अंदर। लेकिन 1997 में हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली टारगेटेड किया था इसको पुअर की तरफ। हम लोगों ने उनको वीट प्रोवाइड किया था, राइस, शुगर, केरोसिन हाईली सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर बिलो पॉवर्टी लाइन के हाउस होल्ड्स के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि बहुत ही पुअर फैमिलीज़ को हेल्प करना कि वो इजीली फूड ग्रेन्स को रीजनेबली लो कॉस्ट के ऊपर बाई कर सके, ताकि उनका न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव हो सके और हम लोगों को फूड सिक्योरिटी अटेन करने में आसानी हो। जो नया सिस्टम फॉलो किया गया था उसमें 2 tier सब्सिडाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर था। एक था BPL फैमिलीज़ के लिए, एक था APL यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ के लिए। टारगेटेड PDS को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने दिसंबर 2000 में लॉन्च किया था अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स BPL कैटेगरी के अंदर और उनको प्रोवाइड करेंगे क्या क्या, 25 किलो फूड ग्रेन्स देंगे हर महीना। फिक्स प्राइस होगा 2 रुपये पर kg के हिसाब से गेहूँ और 3 रुपये पर kg के हिसाब से राइस चावल। इंडिविजुअल्स जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी अंत्योदय अन्न योजना कार्ड के अंदर वो कौन कौन होंगे? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर होंगे, मार्जिनल फार्मर, रूरल आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन, पोटर्स, टेनर्स, स्लम ड्वेलर्स,
पर्सन्स हु आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड ऑन अ डेली बेसिस इन द इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे कि पोर्टर, रिक्शा पुलर, कॉबलर्स, डेस्टिट्यूट्स, हाउस होल्ड्स headed by widows or terminally ill persons, disabled persons, aged 60 years or more with no assured means of subsistence, and all the primitive tribal households. ठीक है। GS2 topic covered under issues related to health. PCR टेस्टिंग इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब होता है दो धारी तलवार, यानी कि दोनों साइड से वो वार कर सकती है कि इस साइड से फ़ायदे मतलब फ़ायदा भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो वो कहना चाह रहा है कि RT-PCR जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कोविड-19, वो कैसे यूज़ किया जाता है। जो कोविड-19 होता है किससे, पहले ये जान लो, SARS-CoV-2 वायरस से। SARS का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। प्लस ये एक RNA वायरस है। RNA क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ये इन्फिल्ट्रेट करता है एक हेल्दी सेल को, जो भी एक इंपॉर्टेंट हेल्दी सेल को उसमें घुस जाएगा और वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो RT-PCR टेस्ट होता है, ये आइडेंटिफाई करता है SARS-CoV-2 RNA को। इसमें RNA जो है वो कन्वर्ट होता है DNA में एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RT की फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई, PCR में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये क्यों करता है, ताकि हम लोग इस प्रोसेस में टेस्ट में हम लोग वायरस को डिटेक्ट कर सकें ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। होता कैसे, कैरी आउट कैसे किया जाता है। SARS-CoV-2 RNA को जनरली डिटेक्ट किया जाता है रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंट्स के अंदर, जब भी हमारा एक्यूट फेज़ होता है इन्फेक्शन का, उस दौरान। अपर और लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंट्स जैसे कि नेज़ल, आपके नाक से लेते हैं, नेसो फेरेंजियल, ये कलेक्ट किया जाता है। यहाँ से स्पेसिमेन सैंपल लिया जाता है आपकी बॉडी से। सैंपल को फिर ट्रीट करते हैं कुछ केमिकल सॉल्यूशंस के साथ, ताकि हम लोग कुछ सब्सटेंस उसमें से रिमूव कर सकें। क्या क्या रिमूव करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, एसिड हो गया। क्यों रिमूव करते हैं, ताकि सिर्फ जो RNA है ना सैंपल के अंदर, बस वो बच जाए, ठीक है। RNA क्या होता है, मैंने बताया था, राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन फैट निकाल दिए, RNA वहाँ पे प्रेजेंट रह जाए। रियल टाइम PCR का जो सेटअप होता है उसमें कुछ 35 साइकिल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, ठीक है। विच मीन्स जब तक प्रोसेस का एंड होता है हमारे पास कुछ 35 बिलियन न्यू कॉपीज़ बन जाती हैं वायरल DNA के सेक्शंस, ठीक है, जो कि एक वायरस के स्ट्रेन से क्रिएट होता है। तो उससे कितनी कॉपीज़ बन जाती हैं, 35 बिलियन के आसपास। अब ये जो न्यू कॉपीज़ होती हैं वायरल DNA की सेक्शंस की जो बनी होती हैं, मार्कर लेवल्स अटैच टू DNA स्ट्रैंड्स, फिर इनको रिलीज़ करते हैं एक फ्लोरेसेंट डाई के अंदर, ठीक है। वहाँ पर इनकी मेजरमेंट की जाती है एक मशीन कंप्यूटर से रियल टाइम स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर ट्रैक करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है हर एक साइकिल के अंदर, ठीक है। अब उसका कुछ स्केलिंग होती है, जो अमाउंट होता है वो सर्टेन लेवल ऑफ फ्लोरेसेंस के ऊपर चला जाता है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि वायरस इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। Why is it compared to a double-edged sword? Boon and bane of PCR tests are in capacity to amplify even one viral gene segment in the sample to generate detectable signal, a positive test. अगर हम देखें तो RT-PCR टेस्ट के अंदर बून और बेन दोनों होता है। इट इज़ अ बून, ये फ़ायदे वाली चीज़ इसलिए है क्योंकि ये वायरस की प्रेजेंस को तो बहुत एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। देखो, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं ना दो के अंदर, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब जानो, वो ये होना चाहता है कि पॉजिटिव रिजल्ट तो मतलब पता है आपको कि उसमें डिजीज़ है, लेकिन वो गलत बता रहा होता है, ठीक है। नेगेटिव के अंदर यह होता है कि उसको डिजीज़ नहीं है लेकिन वो बता रहा होता है कि डिजीज़ है। तो ये दो थोड़े से नुकसान होते हैं हमको इस चीज़ के। अभी फॉल्स जनरेट कैसे होती हैं फॉल्स रिपोर्ट्स, जो सैम्पल प्रिपरेशन होती है ना टेस्टिंग की, ठीक है ना, अगर एक जीन सेगमेंट भी ट्यूब के अंदर गिर जाता है लेबोरेटरी एनवायरनमेंट से, तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा और टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलराइट, फॉल्स नेगेटिव PCR का मतलब ये होता है कि एक इंसान जिसको इन्फेक्शन है वो टेस्ट से मिस हो जाता है, बट ये उसकी वेरी नेचर में, PCR की नेचर में वायरल लोड जो होगा वो लोअर होता है थ्रोट के अंदर, वहाँ से नेसोफेरिंग्स से, इसी कारण ये फॉल्स नेगेटिव PCR हो जाता है। थ्रोट स्वैब्स जो होते हैं वो फॉल्सली नेगेटिव होते हैं 60% टेस्ट के अंदर, और जो नेसोफेरेंजियल स्वैब्स होते हैं वो 30% होते हैं। ये पब्लिश स्टडीज़ के रिजल्ट हो चुके हैं, तो ये आपको याद करना है, नहीं कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना। इनकरेक्टली टेकन नेज़ल स्वैब, जो नेज़ल से हम लोग जो स्वैब लेते हैं नाक के हिस्से से, उससे हम लोग वायरस को मिस कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी होती है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स की, जिसके कारण अंडर एस्टिमेशन होता है एपिडेमिक के मैग्नीट्यूड का, कि कहाँ कहाँ कितना फैल रहा है, कितने लोग पॉजिटिव हैं, नॉट पॉजिटिव। एसिम्टोमेटिक के केसेस में ज़्यादा थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है कि
मोर ओवर जितने भी टेस्ट कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके फॉल नेगेटिव टेस्ट हैं उनको क्वारंटीन भी नहीं किया जाता, ठीक है, बट अलाउड द स्प्रेड ऑफ वायरस ऑगमेंटिंग द एपिडेमिक, इसके कारण एपिडेमिक क्या होता है, फैलता रहता है। नीड ऑफ द आर क्या है, एक लेबोरेटरी हैंडल करे सेवरल सैंपल्स को, क्रॉस कॉन्टेमिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड, यानी कि आपस के अंदर किसी भी तरीके से वो सेगमेंट्स वगैरह जो मिक्स नहीं होने चाहिए। रिलायबिलिटीज़ के लिए उन्हीं लेबोरेटरीज़ को जिनको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अप्रूवल मिल चुका है उनको टेस्टिंग की परमिशन दी जानी चाहिए। जनवरी में हमारे पास एक लेबोरेटरी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, बट आज की डेट में हम लोगों ने 1000 लेबोरेटरीज़ के आसपास सेट कर दी हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे इंडिया ने अभी तक 90 लाख टेस्ट कर चुका है, ये आपको बताना चाहिए। जब एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट सस्पेक्ट किया जाता है तो डॉक्टर को अलर्ट करना चाहिए अथॉरिटीज़ को, ठीक है, हु इन टर्न शुड गेट द सब्जेक्ट रीटेस्टेड इन द एक्रेडिटेड लेबोरेटरी, जिनको उस पेशेंट को दोबारा से रीटेस्ट के लिए भेजना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर। किसी भी तरह की अगर डिस्क्रिपेंसी होती है तो लेबोरेटरी कंसर्न को मस्ट बी क्लोज्ड एंड चेक्ड फॉर द कंप्लायंस विद प्रोटोकॉल्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग, उसी समय हमको लेबोरेटरी को क्लोज कर देना चाहिए, उसके जो भी कंप्लायंस वगैरह अथॉरिटी वगैरह थी, ऑथेंटिफिकेशन, एवरीथिंग नीड टू बी चेक्ड ऑन टाइम। रिकॉर्ड्स वगैरह उन्होंने मेंटेन किए थे, कहीं उसमें भी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। In order to avoid the blind reliance on the PCR test results, clinical diagnosis by specific criteria, which is the only way to diagnose COVID-19 D4 disease, should be popularized among doctors. Clinical diagnosis की बात कर रहे हैं, specific criteria के अकॉर्डिंग इनको popularize करने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन RNA DNA, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस बिटवीन RT-PCR एंड एंटीबॉडी टेस्ट। RT-PCR तो हम लोगों ने ऊपर बताया, डिस्कस कर ही लिया है। एंटीबॉडी के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी में सेम चीज़ है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर वायरस था तो वो डायरेक्ट एंटीबॉडी का टेस्ट करता है, अगर वायरस होगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ने कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ बनाए होंगे, ठीक है, उनकी टेस्टिंग करते हैं कि आपके ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। ये मैं प्रीवियस टॉपिक्स में मल्टीपल टाइम्स पढ़ा चुका हूँ पिछले मंथ की, तो एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं होगी किस डेट को आया था, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आया था। तो अभी जो मंथली कंपाइलेशन दूंगा इस प्रीवियस मंथ की, उसमें जो भी टॉपिक होगा ये GS2 का, वहाँ पर ये हेल्थ वाले में पक्का आएगा, तो वहाँ सारे के सारे क्यूमुलेटिव मिल जाएंगे RT-PCR और एंटीबॉडी वाले। RNA वायरस क्या होता है, सर्वाइव कैसे करता है, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन RNA और DNA, और डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ RT-PCR टेस्ट। आई थिंक ऊपर वाला टॉपिक इज़ मोर देन इनफ, एडिशनल तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर। मेंस लिंक के अंदर जनरली ये लोग जो ऊपर टॉपिक देते हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे बनाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो डिफरेंट मेंस का क्वेश्चन होता है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी ऊपर वाले में से आपको सब कुछ निकालना है। कंपैरिजन देख लेते हैं DNA और RNA की। तो सबसे पहले नेम के अंदर DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। फंक्शन की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेव करता है DNA, और RNA की बात करते हैं तो जेनेटिक कोड को ट्रांसफ़र करता है कहाँ, न्यूक्लियर से राइबोसोम तक प्रोटीन्स बनाने के लिए। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो B फॉर्म डबल हेलिक्स होता है, और RNA का जो होता है वो A फॉर्म हेलिक्स होता है। DNA एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और RNA जो होता है वो सिंगल स्टैंड हेलिक्स होता है जिसमें शॉर्टर चेन्स होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। कंपोजिशन की बात करें बेस और शुगर के ऊपर तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट बैकबोन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के बेसिस होते हैं। RNA के अंदर राइबोज शुगर, फॉस्फेट बैकबोन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल बेसिस होते हैं। प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो DNA सेल्फ रेप्लिकेट करता है। RNA जो होता है सिंथेसाइज होता है DNA से, और जब नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोपेगेट करता है। बेस पेयरिंग की बात करें तो ATGC, और इसके RNA की बेस पेयरिंग की बात करें तो AUGC। रिएक्टिविटी आप रहने दो। अल्ट्रावायलेट डैमेज आप देख सकते हो, DNA जो होता है ससेप्टेबल होता है, UV से डैमेज हो सकता है। RNA की बात करें तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है अल्ट्रावायलेट के डैमेज से। GS2 का टॉपिक इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, रिवाइविंग सार्क टू डील विद चाइना। चाइना के साथ डील करने के लिए सार्क को हम लोग कैसे रिवाइव कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता होगा इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स चल रहे हैं, ठीक है। चाइना इज चिपिंग अवेट इंडियाज़ इंटरेस्ट इन साउथ एशिया। कहीं ना कहीं चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडिया, देखो चाइना के बाद साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया उसके बाद एक सेकेंड पावरफुल कंट्री आता है। तो चाइना अपने डोमिनेशन को मेंटेन करने के लिए इंडिया को चिप अवे करना चाहता है। चाइना की प्रॉक्सिमिटी यानी कि नज़दीकी है पाकिस्तान के पास, ये सबको पता है, ठीक है। वहाँ से CPEC पास हो रहा है, और उसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है चाइना पाकिस्तान में ऑलरेडी। और चाइना पाकिस्तान को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। नेपाल वो भी चाइना के थोड़ा पास जा रहा है। कुछ आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आपको पता है प्रेजेंटली जो नेपाल में गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो फेवर करती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो चाइना को फेवर करती है।
चाइना इज़ वूइंग बांग्लादेश, यानी कि चाइना बांग्लादेश को थोड़ा लालच दे रहा है कि उनका टैरिफ का जो एग्जाम्पशन है वो 97% कर देंगे बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स के ऊपर। कहीं ना कहीं हर कंट्री को लालच देने की कोशिश कर रहा है। और उसने रिसेंटली अपने श्रीलंका के साथ इंटेंसिफाई कर लिए थे रिलेशंस, क्योंकि उन्होंने बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था। मोस्टली जो एशियन नेशंस हैं वो लार्जली डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर इंपोर्ट्स के लिए। बेशक उनकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इंडिया से हो, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है कि जोग्राफिकली वो इंडिया के पास हो, नज़दीक हो। अब ये न्यू दिल्ली के लिए एक बहुत मेजर कंसर्न बन जाता है। क्यों? और इस टाइम पर सार्क का क्या रेलेवेशन हो सकता है? कुछ फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू किया है कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक डीलिंग है चाइना के साथ वो बिगिन होनी चाहिए साउथ एशिया से। इसी रिगार्ड के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सार्क को री इनवोगरेट करें, जो अभी तक डोल्ड्रम यानी कि एकदम से अनयूज़फुल रहा है 2014 के साथ, तो 2014 के बाद से। पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के साथ एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी बढ़ रही है। इंडिया का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है सार्क के अंदर वो डिप कर गया था सिग्निफिकेंटली, क्योंकि पाकिस्तान सार्क का भी मेंबर पड़ता है और वहाँ पे वो कभी कोई कंट्री प्रेजेंट होती, कभी कोई कंट्री प्रेजेंट नहीं होती है। इंडिया ने स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना बाकी रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, जिसको हम एक ऑल्टरनेटिव टू सार्क भी बोलते हैं। ये सब के बारे में आपको बताऊंगा नीचे, बिम्स्टेक क्या होता है, सार्क के बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि ये बोला जा रहा है कि बिम्स्टेक जो सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कॉमन आइडेंटिटी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, और प्लस हिस्ट्री भी है जो सारे बिम्स्टेक मेंबर्स की, उसमें भी कुछ कॉमन नहीं होता है इतना। लेकिन जब बिम्स्टेक के फोकस की बात करते हैं तो वो बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर होता है, इसलिए साउथ एशियन नेशंस को एड्रेस करने के लिए बिम्स्टेक इतना प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, काफ़ी इनअप्रोप्रिएट फोरम साबित हो सकता है। सार्क के बारे में अगर आप यहाँ देखना चाहो तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कौन सी कंट्रीज़ हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। 1985 के अंदर सार्क के फाउंडेशन सेटअप की गई थी ढाका के अंदर, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, और सार्क के हेडक्वार्टर्स हैं काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। ये फिगर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सार्क के अंदर 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है, 3% वर्ल्ड का एरिया है, 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है। 5 ब्रॉड स्फीयर्स हैं सार्क के, जिस पे वो कोऑपरेशन करने की बात करता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, मीटियोरोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये मेजर फैक्टर्स हैं सार्क के। तो बिम्स्टेक कर नहीं सकते, सार्क को रिवाइव करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम कर क्या सकते हैं? हमको रिवाइव करना होगा साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। साउथ एशिया जो है वो लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है वर्ल्ड का, ठीक है। इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो बेरली 5% है टोटल साउथ एशियन ट्रेड की। अगर हम बात करते हैं एशियन रीजन के साथ तो वो 25% है। साउथ एशियन कंट्रीज़ ने साइन की हुई है ट्रेड ट्रीटीज़, लेकिन पॉलिटिकल विल ना होने के कारण हार्डली उनका कोई मीनिंग निकल के आता है, इतनी हो नहीं पाती हैं वो। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो साउथ एशिया जो है उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ट्रेड का वो 23 बिलियन, एस्टिमेटेड वैल्यू 67 बिलियन है, लेकिन वो होता सिर्फ 23 बिलियन US डॉलर के आसपास है। इंडिया को यहाँ पर एक लीड लेने की ज़रूरत है कि जो भी नेबर्स हैं उनके साथ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को स्लैश कर दें। हमको यहाँ पर ज़रूरत है कि हम नेगोशिएशन स्टार्ट करें सार्क की इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के अंदर, जो कि अब तक 2007 से पेंडिंग पड़ी हुई है। चैलेंजेस क्या आएंगे? देखो, कुछ ना कुछ एंटी पाकिस्तानी रेटोरिक है। अब रेटोरिक की बात करें, आप ज़्यादा डीप मत जाओ, ये समझ लो कि एंटी पाकिस्तान इन्फ्लुएंस है और इस्लामोफोबिया भी है इंडियन सॉइल के अंदर, जिसके कारण बांग्लादेशी माइग्रेंट का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है। कुछ मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक इन्फ्लुएंसेस भी हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इसी के कारण इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसमें एक डेंट पड़ गया, यानी कि कुछ ना कुछ रुकावट है जो इंडिया की सेकुलर और लिबरल डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए। अब इसी कारण एक मॉरल लेजिटिमेसी मिलती है इंडिया की लीडरशिप को इसी रीजन के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक विजन जो है गवर्नमेंट का वो भी कॉन्वोल्यूटेड है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इकोनॉमिक विजन हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सबको पता है। इंडिया ने RCEP भी साइन नहीं किया था। अच्छा, एक वर्ड और था, मुझे उसका मीनिंग आपको बताता थी, मैंने मिस कर दिया कहीं पर ना। रेसिसिटेट का वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में दोबारा से जान डाल देना। स्पेशली जो हमारे सार्क के इन्वेस्टमेंट्स और नेगोशिएशंस थे ना, हमको उनमें दोबारा से जान डालने की ज़रूरत है। ये मैंने मिस कर दिया था, मैं बताना था आपको ये वर्ड, ठीक है। तो इकोनॉमिक विजन तो हमारा बिल्कुल ही एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, कन्वर्टेड है। तो ये बहुत अनक्लियर है कि जो भी आत्मनिर्भर का हमारा सेल्फ रिलायंस का जो हमारा स्लोगन है और जो वोकल फॉर द लोकल उसका जो मतलब है, ये सारे के सारे इनमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ विजन हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है।
मैनी आर स्टेटिंग कि इंडिया को अपने जो इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं जैसे डिफेंस में हमारा बहुत हैवी इंपोर्ट होता है, फ्यूल में हमारा बहुत हैवी इंपोर्ट होता है, एनर्जी के अंदर, इन सब से हमको थोड़ा सा कट डाउन करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम लोग एक रिटर्न पे जाएं कहाँ पे, ऑब्सोलीट इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हम लोग पहले फॉलो किया करते थे, लेकिन हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को बंद करने की बात की थी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ भी इंपोर्ट करना नहीं चाहेंगे, अपने ऊपर ही डिपेंड करेंगे, यहीं प्रोड्यूस करेंगे। सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत अभियान थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि हम किसी चीज़ को रोकेंगे नहीं, लेकिन हम अपने आप के ऊपर ज़्यादा रिलायंट बन जाएंगे। ज़रूरत होगी तो उसको करते भी रहेंगे, बिल्कुल ही बंद भी नहीं करेंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया की बात कर देते हैं अगर हम। इन दिस मार्क स्लाइडिंग बैक टू प्रोटेक्शनिज्म। अब प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब यही होता है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोग कोई टैरिफ नहीं लगाना चाहते, अपने किसानों को हम सब्सिडी ज़्यादा देना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे सब्सिडी देंगे तो हमारे फॉरेन मार्केट में जाके हमारा जो सामान है वो महंगा बिकेगा, हमारा एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम लोग इंपोर्ट जो करेंगे उसको हम बंद कर देंगे। तो ये प्रोटेक्शनिज्म की जो स्ट्रेटजी है इसको भी लगाना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है। अदरवाइज जो एलपीजी की थ्योरी होती है, एलपीजी का जो प्रिंसिपल है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई देता है। कंक्लूजन की बात करते हैं अगर, तो डीपर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से हम एक ग्रेटर इंडिपेंडेंस क्रिएट करेंगे, जहाँ पर इंडिया एक्वायर करेगा एक सेंट्रल रोल विच इन टर्न वुड सर्व इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टू। उसी के कारण इंडिया अपनी पावर को रीगेन कर पाएगा चाइना के साथ, उसको रजिस्ट करने में प्रॉपरली। देखो चाइना की अगर मैं आपको बात करूँ तो रिसेंटली चाइना ने कहाँ कहाँ एग्रेशन दिखाया है? साउथ चाइना सी में, ठीक है, ईस्ट चाइना सी के अंदर दिखाया है, प्लस इंडिया के साथ दिखाया है, प्लस में नेपाल के साथ भी दिखाया था, प्लस में भूटान के साथ भी, अभी रिसेंटली भूटान को भी इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। तो चाइना इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जो हर जगह पर अपना क्लेम लगाता रहता है कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन। ताइवान परेशान है, हांगकॉन्ग परेशान है, जापान के साथ भी बहुत सारे इशूज़ हैं। एवरी कंट्री विच इज़ इन नेबर एक्सेप्ट रशिया, वहाँ पर पास्ट में कुछ हो चुका है हिस्ट्री में, तो वहाँ सेटलमेंट है थोड़ा सा, लेकिन रशिया के अलावा लगभग चाइना का हर अपने नेबरिंग जहाँ से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। सार्स वर्सेस बिम्स्टेक, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये BBIN क्या होता है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये सब सार्क के साथ ही मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा। CPEC क्या होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या होता है, ये भी मैं आपको सारे टॉपिक बताता हूँ। थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूंगा सारे। हम लोगों को डिफरेंस देखना था सार्क के अंदर और बिम्स्टेक के अंदर। तो पहले आप देखो, एक बार मेंबर स्टेट्स के ऊपर नज़र डालो। सार्क में मेंबर स्टेट लेफ्ट में है और बिम्स्टेक राइट में है। मेंबर स्टेट सार्क की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अब जैसे जैसे ना इस कंट्री का नाम आता है ना, सडनली अपने ब्रेन के अंदर एनविजन करने की कोशिश करो उस कंट्री की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप के ऊपर। अगर आपके सामने रखा हुआ है तो मैं नाम लेता जा रहा हूँ, अपने टेबल के ऊपर देखते जाओ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये हैं सार्क में। बिम्स्टेक में कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है। अब सार्क जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया के ऊपर स्पेसिफिक है। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो ये इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कनेक्ट करती है साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। सार्क के अंदर जो कंट्रीज थी वो सारी की सारी आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन बिम्स्टेक वाली जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कनेक्टेड नहीं हैं। सार्क की बात करें तो 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये कि कोल्ड वॉर एरा के बाद की बात है, उसका प्रोडक्ट भी कह सकते हो उसको। और बिम्स्टेक की बात करते हैं, ये 1997 में आया था, पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है। सार्क के अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें बेसिकली बहुत मिसट्रस्ट और सस्पिशन भी है, क्योंकि पाकिस्तान है वहाँ पर, आपको सबको ही पता है। और क्योंकि पाकिस्तान की ना बांग्लादेश के साथ सही बनती है ना इंडिया के साथ बनती है। अगर हम बिम्स्टेक की बात कर सकते तो वहाँ पर एक रीजनेबली फ्रेंडली रिलेशन है मेंटेन, क्योंकि यहाँ पर कौन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है यहाँ पर। सार्क के अंदर बहुत सारे रीजनल पॉलिटिक्स होते हैं, उसके अंदर एसिमेट्रिक पावर बैलेंस भी है, और इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो सिर्फ 5% है। अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है कि किस तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इम्प्रूव किया जाए इन कंट्रीज़ के अंदर, प्लस पावर को बैलेंस करने की ज़रूरत है थाईलैंड और इंडिया जिसके ब्लॉक के ऊपर है। इंट्रा रीजनल ट्रेड की बात करें तो वो इंक्रीज़ हुआ है 6% एक डेकेड के अंदर अंदर। तो ये कुछ डिफरेंस आप लोगों ने देख लिए यहाँ पर। अब हम चलते हैं BBIN प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है, सब रीजनल आर्किटेक्चर है इन 4 कंट्रीज़ का, जो कि ईस्टर्न साउथ एशिया में आते हैं और साउथ एशिया के सब रीजन में ये मिलते हैं। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है इनकी मेंबर स्टेट्स की, ताकि कुछ नए क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, रिव्यू करें, स्पेशली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, पावर कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया BBIN। अब BBIN के बाद हम लोग को करना था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट।
तो इंडिया ने ना सार्क के टाइम पर एक प्रपोजल डाला था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का 18 सार्क समिट के अंदर काठमांडू में नवंबर 2014 में, लेकिन पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया तो ये एग्रीमेंट जो था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंडिया ने फिर इसे सिमिलर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को BBIN में इंट्रोड्यूस किया। BBIN में साइन हो गया था 2015 के अंदर 15 जून को, ठीक है, जब मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी थिम्पू में। थिम्पू है भूटान की कैपिटल। एग्रीमेंट से क्या होता है कि परमिशन मिल जाती है मेंबर स्टेट्स को अपने अपने व्हीकल्स को एक दूसरे की टेरिटरी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पेशली कार्गो हो गया या पैसेंजर्स के लिए अलाउड करने की, या फिर इंक्लूडिंग किसी थर्ड कंट्री के ट्रांसपोर्ट को भी और उनके पर्सनल व्हीकल्स को भी। हर एक व्हीकल को इलेक्ट्रॉनिक परमिट की ज़रूरत होती है एक दूसरी कंट्री के अंदर जाने के लिए। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का। अगर हम बात करते हैं CPEC की और OBOR की, तो मैं आपको पहले बताता हूँ OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चाइना का बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबको कनेक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली OBOR के अंदर 78 कंट्रीज़ को आपस में किसी एक इनिशिएटिव से इकोनॉमिकली, ट्रेडली और कल्चरली कनेक्ट, कल्चरली तो खैर इतना फोकस नहीं रहेगा लेकिन इकोनॉमी को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करना चाहते हैं। इनिशियली अनाउंस किया था 2013 के अंदर। इसमें रोड नेटवर्क्स बिल्ड करेंगे, रेलवेज़ बनेंगे, मैरीटाइम पोर्ट्स होंगे, पावर ग्रिड्स होंगी, ऑयल और गैस पाइपलाइन होंगी, सारे के सारे मेजर जो हैं सबके सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे। इस पावर के अंदर दो चीज़ें ध्यान रखना। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये एक लैंड बेस है, ठीक है, जो कनेक्ट करेगा चाइना को सेंट्रल एशिया के साथ, ईस्टर्न यूरोप के साथ और वेस्टर्न यूरोप के साथ। 21वीं सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रोड ये है, एक सी बेस्ड है और इसको एक्सपेक्ट करता है कि चाइना इसको सदर्न कोस्ट के साथ जो कि मेडिटेरियन, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया वहाँ से कनेक्ट करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं CPEC के बारे में, CPEC जो है ये बायलेटरल प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का। मोटिव क्या है, एक कनेक्टिविटी के लिए चाइना का जो वेस्टर्न प्रोविंस है शिनजियांग, वहाँ से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट, वहाँ तक का एक्सेस पूरा चाइना को मिल जाएगा पाकिस्तान के थ्रू। बदले में पाकिस्तान को चाइना क्या देगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देगा, उनके लिए फंडिंग देगा और उनके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा हैवी अमाउंट में। 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा बलूचिस्तान से शिनजियांग तक, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, चाइना को एक्सेस मिलेगा मिडल ईस्ट में, अफ्रीका का ग्वादर पोर्ट से, जहाँ से चाइना क्या कर सकता है, इंडियन ओशन को भी एक्सेस कर सकता है। ओके, CPEC जो है OBOR का ही एक पार्ट है, ठीक है। सारे का वो कवर हो गया इनसाइड के टॉपिक्स। GS पेपर 3 टॉपिक्स कवर्ड अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, SATAT इनिशिएटिव। पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव। फुल फॉर्म के साथ मीनिंग को समझने की अपने आप कोशिश करो, वर्ड को सुनो कि एक ऑल्टरनेटिव है ये, यानी कि दूसरा ऑप्शन है किसके लिए, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये इनिशिएटिव है, इसका एम है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना एज ए डेवलपमेंटल एफर्ट, ठीक है ना, दैट विल बेनिफिट किस किस को, व्हीकल यूजर्स को, फार्मर्स को और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। तो टारगेट कौन कौन होंगे, जो लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, जो फार्मर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। एक बार के लिए पहले चलो मैं ऊपर से पढ़ा देता हूँ। अब बात क्या हुई है, इंडियन ऑयल, NTPC और SDMC, इन्होंने एक MOU साइन किया है कि ये एक फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं दिल्ली के ओखला लैंडफिल के अंदर, जहाँ पर ही गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और उस फैसिलिटी में क्या करेंगे, वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये वाला पॉइंट ना बहुत ध्यान से समझना। इस प्लांट में कुछ 17,500 टन क्या यूज़ किए जाएंगे, कंबस्टिबल कंपोनेंट्स, किस लिए, ताकि RDF बनाया जा सके, रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल। क्यों, क्योंकि उससे जनरेट करेंगे हम सिन गैस, सिन गैस से क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। प्रोसेस को दोबारा समझो रिवर्स में। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, उसके लिए क्या चाहिए हमको, सिन गैस। सिन गैस कैसे आएगी, रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल से। रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल कहाँ से आएगा, कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ना म्यूनसिपल वेस्ट का, वहाँ से। और कितना चाहिए होगा, 17,500 टन पर एनम हर साल, ठीक है। This venture would succeed as there is an existing model of providing offtake guarantee under the SATAT scheme for compressed biogas production plants. अब हम जान लेते हैं पहले compressed biogas plants क्या होते हैं, ठीक है। They are proposed to be set up mainly through independent वर्कर्स, ठीक है। CBG compressed biogas प्रोड्यूस की जाती है इन प्लांट्स के ऊपर, हाउ, थ्रू कैस्केड्स ऑफ सिलेंडर्स, यानी कि एक के बाद एक सिलेंडर जो कि फ्यूल स्टेशन में नेटवर्क बना होता है OMC का। OMC क्या होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो मार्केटिंग करती हैं ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल ऑल्टरनेटिव के लिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये लोग सेपरेटली एक मार्केट क्रिएट करेंगे, जो इसके बायो प्रोडक्ट्स होंगे, इस प्लांट से जो भी बायो प्रोडक्ट निकलेंगे, बायो मैन्यूर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ताकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनको मिल सके, यानी कि जो भी बायो प्रोडक्ट होंगे उनको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा बाय एंटरप्रेन्योर्स। ये इनिशिएटिव एक्सपेक्टेड है कि 75,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है, और 50 मिलियन टन के आसपास बायो मैन्यूर क्रिएट करेगा क्रॉप्स के लिए। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जो भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसको CBG में कन्वर्ट करने के लिए कमर्शियल स्केल के हिसाब से। तो ये आपको 6 पॉइंट बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। इस तरह के पॉइंट को ना आपको कॉमन होते हैं इस तरह के पॉइंट जनरली, तो लोग इनको ऐसे याद रख लेते हैं।
रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, रिडक्शन इन कार्बन एमिशंस एंड पॉल्यूशन, ठीक है। एडिशनल रेवेन्यू सोर्स फॉर फार्मर्स, ओके फाइन। बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है भाई, समझ गए। नेशनल कमिटीज़ को सपोर्ट मिलेगा क्लाइमेट चेंज गोल्स के लिए, ठीक है। इंपोर्ट नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्रूड ऑयल और गैस प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें थोड़ा हमको बफर मिल जाएगा, यानी कि अगर सडनली चेंजेस होते हैं प्राइस में ऊपर नीचे तो हमको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है भैया, समझ गए। अब आप लोगों ने बायोगैस की बात की थी, तो हम लोग बायोगैस जान लेते हैं क्या है। एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड होती है, कैसे प्रोड्यूस की जाती है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। एनारोबिक का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन और एयर का यूज़ नहीं हो रहा होता है। एरोबिक होता तो ऑक्सीजन और एयर का यूज़ हो रहा होता है, तो डिकम्पोजिशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। वेस्ट और जो बायोमास के सोर्सेज, जैसे एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, कैटल डंग, गाय वाय का गोबर जो होता है, शुगर केन का जो लेफ्ट रह जाता है वो सब, मड होती है मिट्टी, म्यूनसिपल का सॉलिड वेस्ट आता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट आता है, ठीक है। इन सब के प्योरीफिकेशन के बाद इसको कंप्रेस किया जाता है और उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। ये प्योर, इसमें मीथेन कंटेंट होता है 95% के आसपास। कंप्रेस्ड बायोगैस जो होती है वो एक्जैक्टली सिमिलर होती है कमर्शियली अवेलेबल नेचुरल गैस के जैसी, अपनी कंपोजिशन और एनर्जी पोटेंशियल भी। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 52,000 किलो जूल पर केजी। ये याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू का भी क्वेश्चन आ सकता है। अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिमिलर टू सीएनजी, ठीक है। और कंप्रेस्ड बायोगैस उसको यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिन्यूएबल ऑटोमोटिव फ्यूल। एक बार इसको समझ लो, वेस्ट जो भी आपका होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्लांट में रहता है, प्लांट से उसको वेस्ट प्रोसेसिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, हीट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वहाँ से एनर्जी जनरेट करते हैं फ्यूल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। What is the way ahead? Potential for the compressed biogas production from various sources in India, उसको एस्टिमेट किया है कि 62 मिलियन टन्स होती है पर एनम, ठीक है। कितना प्रोडक्शन होता है कंप्रेस्ड बायोगैस का, ये नोट डाउन कर लो, ये अच्छा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कंप्रेस्ड बायोगैस का नेटवर्क होता है, उसको इंटीग्रेट करेंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, ठीक है, ताकि डोमेस्टिकली भी इसका यूज़ किया जा सके, घरों के अंदर भी इसको प्रोवाइड किया जा सके, रिटेल यूजर्स को भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और अपकमिंग मार्केट्स फ्यूचर में और भी आगे सेटअप होंगे वहाँ के लिए। बिसाइड्स रिटेलिंग फ्रॉम दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फ्यूल स्टेशन, कंप्रेस्ड बायोगैस कैन बी ए लेटर डेट भी इंजेक्टेड इनटू सीजीडी पाइपलाइन। देखिए हमारे घरों में जो सीएनजी या फिर उन सब की एलपीजी की जो पाइपलाइन होती है ना, उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसका एक ऑप्टिमाइज एक्सेस होगा क्लीनर और मोर अफोर्डेबल फ्यूल के तौर पर। प्रीलिम्स लिंक के सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो चुके हैं, मैंने पढ़ लिए थे पहले ही। सिग्निफिकेंस ऑफ SAT-AT इनिशिएटिव, पूरा का पूरा एग्जैक्टली पूरा तो नहीं है इसमें, बायोगैस और CBD इनको इतना एक्सप्लेन नहीं करना होगा आपको इस पार्ट में, क्योंकि ये समझाने के लिए था। उसके अलावा स्टार्टिंग का जो पॉइंट था उसमें सारे SAT-AT के बारे में था। टॉपिक्स कवर्ड अंडर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है भैया। क्लीन एनर्जी कैन सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड-19, ठीक है। कैसे? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। अब रिपोर्ट का नाम बड़ा है तो ध्यान रखिएगा, टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर्स रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किस बारे में है? हम लोगों की जो भी रिकवरी एफर्ट्स हैं, ठीक है ना, हम लोगों ने जो भी स्टिमुलस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, किस तरीके के, किस लिए क्लीन, रेजिलिएंट और लीस्ट कॉस्ट एनर्जी फ्यूचर बनाने के लिए इंडिया का, ठीक है। इस एफर्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं हमारे? इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोग्राम्स, वो सारे के सारे। कोविड-19 के कारण चैलेंजेस क्या आ गए? कोविड-19 ने कुछ सिग्निफिकेंट डिमांड और सप्लाई हमारे सामने ला के रख दिया है, चैलेंज इंडिया के सामने, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, पावर सेक्टर में, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स के मामले में, सप्लाई शॉर्टेज हो गई है, शिफ्ट में, कंज्यूमर के डिमांड और प्रेफरेंसेस के अंदर, ये सारे के सारे चैलेंजेस हमारे। रिपोर्ट के ना कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं फ्रेमवर्क के, पॉलिसी मेकर्स और की डिसीजन मेकर्स की नज़र में, तो उन 4 प्रिंसिपल्स का आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए। इन्वेस्ट इन द लीस्ट कॉस्ट एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस पे काम करो जहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट पैसा कम से कम लगे। रेजिलिएंट और सिक्योर एनर्जी सिस्टम्स, कोई लीकेज वाला या फिर कोई हार्मफुल कंपोनेंट ना हो उसके अंदर। एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को प्रीवियसली दो, क्योंकि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को कॉम्पिटिटिवनेस नहीं दोगे ना, तो फ्यूल को, क्रूड ऑयल वगैरह जो होते हैं ना, वो अपने मार्केट को अभी छोड़ेंगे ही नहीं। सोशल और एनवायरमेंटल इक्विटी को भी प्रमोट करो, लोगों को पता हो कि इस तरह की एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को यूज़ करने से एनवायरनमेंट कितना सेफ रहता है। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? इंडिया को ज़रूरत है कि वो आइडेंटिफाई करें कुछ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़, ताकि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म्स में हो सके। फिर जो भी चैलेंजेस वगैरह इसके कारण आएंगे, पैंडेमिक के, क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटीज़ के, उन सबको गवर्नमेंट इसी प्रोसेस के थ्रू टैकल करेगी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में? उसके अंदर क्या कुछ आता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफ बनाना है, ठीक है, और नॉन मोनेटाइज ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें एनहेंस भी करना है, एक्सपेंड भी करना है। व्हीकल का जो जितना भी किलोमीटर ट्रैवल करता है ना, वर्क फ्रॉम होम, जहाँ जहाँ पॉसिबल लोगों का, उसको रिड्यूस करना है, यानी कि कार पूलिंग टाइप की चीज़ें, उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। नेशनल स्ट्रेटजीज़ को सपोर्ट करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना है, ठीक है। इंडिया को एक ऑटोमेटिव एक्सपोर्ट हब बनाना है, फाइन।
पावर सेक्टर के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस और उसके ऑपरेशन है उन सबको इम्प्रूव करना है हमें, ओके। इनेबलिंग रिन्यूएबल और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी के जो रिसोर्सेज है वो सब उनको और ज़्यादा एनहेंस करना है। एनर्जी रेजिलियंस को प्रमोट करना है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती है रिन्यूएबल एनर्जी की उन सबको एडवांस में एनहेंस करना है। स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है। इंडिया का पोटेंशियल क्या कुछ है, रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना वो 1.7 गीगा टन्स क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को सेव करता है। इन्होंने ये भी बताया कि इट कैन ऑल्सो अवॉइड 600 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इन फ्यूल डिमांड बाय 2030। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो। पोटेंशियल वाला जो पॉइंट है ना बहुत ही अच्छा खूबसूरत पॉइंट है हमारा, इसको पढ़ने का कुछ खास वो नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़, कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइना ऐप्स बैन। कहने का मतलब है कि कंट्रोल करो, डिलीट मत करो। कंट्रोल कैसे करेंगे, कुछ कंसर्न बताए गए थे, डेटा सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। इंडियन गवर्नमेंट ने 29 जून को, ठीक है, जब इन्होंने ब्लॉक कर दी थी 59 वाइडली यूज्ड ऐप्स जो कि मोस्टली चाइनीज़ कंपनीज से लिंक थी, तो गवर्नमेंट ने अपने मूव को कैसे डिफेंड किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि बहुत ही इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स थे इन ऐप्स के साथ उनको, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सारी की सारी इंगेज थी कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट थी, इंडिया के डिफेंस के खिलाफ थी, ठीक है। और जो भी स्टेट और पब्लिक ऑर्डर की सिक्योरिटी थी वो सब के ऊपर एक थ्रेट था। इसलिए अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री उन्होंने कहा है कि स्टीलिंग एंड सरप्टिशियसली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा इन अनऑथराइज्ड मैनर टू सर्वर्स विच हैव लोकेशंस आउटसाइड इंडिया विच इम्पिंजेस अपॉन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि चोरी चपाटे से, ठीक है, छुप छुप करके इंडिया के यूजर्स का जो डेटा था वो सारा का सारा उन सर्वर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रहा था जो इंडिया से बाहर है, जिसके कारण इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे थे, मिसयूज़ किया जा रहा था। डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अपने डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो एड्रेस करे डेटा लोकलाइजेशन के कंसर्न को। अब डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है, डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंट हो, आप मतलब अगर टिकटॉक इंडिया में यूज़ की जा रही है तो टिकटॉक के इंडिया बेस्ड सर्वर्स होने चाहिए जहाँ पर इंडियंस का डेटा जो है वो इंडिया में ही सेव होना चाहिए, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाना चाहिए। इसको बोलते हैं डेटा को लोकलाइज करना। इंडिया के लिए डेटा को लोकलाइज करना नेसेसरी क्यों है, सिक्योर करने के लिए, सिटीजन्स का डेटा सिक्योर करना, यहाँ के डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करना, डेटा की सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की रिकमेंडेशंस हैं, एक कमेटी थी एक्सपर्ट्स की जिसको लीड कर रहे थे जस्टिन बी एन श्रीकृष्णा। उन्होंने एक ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी बनाई थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट क्लाउड पॉलिसी पैनल, जो उन्होंने कुछ सिग्नल साइंस वगैरह बताए थे डेटा लोकलाइजेशन के किस तरीके से। एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर जो डेटा कलेक्शन होता है टेक्नोलॉजी कंपनीज के द्वारा, उसने अलाउ कर दिया उनको कि वो प्रोसेस करते हैं, मोनेटाइज करते हैं इंडियन यूजर्स के डेटा को कंट्री के बाहर। इसलिए ये सारे के सारे अनरेगुलेटेड और आर्बिट्रेरी यूज़ होता है ना, आर्बिट्रेरी यूज़ का मतलब अपनी मनमानी से पर्सनल डेटा का, इन सब के लिए डेटा को लोकलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडिया में ही सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे के सारे ना बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट के अंदर बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं। तो इतना सारा जब डेटा जनरेट हो रहा होता है और वो अपनी कंट्री से बाहर जा रहा होता है तो बहुत डेंजरस होता है वो। तो विद इन द एडवेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के समय के अंदर इंडियन यूजर्स का जो डेटा है आउटसाइड द कंट्रीज बाउंड्रीज, उसके कारण एक कन्फ्लिक्ट होता है और जुरिसडिक्शन होती है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो, क्योंकि इंडिया की अपनी जुरिस्प्रूडेंस होती नहीं उसके ऊपर, जब डेटा आपकी कंट्री में है ही नहीं तो आप क्या कर लोगे उस डेटा का। इसीलिए डेटा लोकलाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं है इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, ठीक है। तो डेटा लोकलाइजेशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टेक्नोलॉजीज कंपनीज टू इवॉल्व एन आउटलुक फ्रॉम सर्विस टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बड़ी चीज़ है काम की, एक्चुअली ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है इस बार आपसे। रिकमेंडेशंस क्या कही, श्री कृष्ण कमेटी चाहती है कि डेटा को लोकलाइज किया जाए लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा ताकि ईजी एक्सेस हो इस डेटा का, ठीक है। और फॉरेन सर्विलेंस, फॉरेन जो कंट्रीज है वो उसके ऊपर कोई जांच पड़ताल ना करें। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनाए हम इंडिया में, क्योंकि अंडर सी केबल्स थ्रू विच डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस आर वल्नरेबल, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं अंडर सी केबल्स भी होती हैं जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है इंडिया से भी बाहर, ठीक है, और जो कि बहुत वल्नरेबल हो सकता है हमारे लिए, हम पर अटैक, डेटा का अटैक भी हो सकता है बहुत सारा, तो इस सबको सेव करने की ज़रूरत है। ये रिकमेंडेशन थी श्री कृष्णा कमेटी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया था हार्ड डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट, यानी कि मैंडेटरी कर दिया था पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स के लिए कि जो भी आप डेटा स्टोर करते हो वो सारा का सारा पेमेंट जो है इंडिया में ही होना चाहिए। गवर्नमेंट इस बात पर भी काम करेगी, एक डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी आए 2018 से, लेकिन अभी भी वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर डिस्कशन में है।
प्रीलिम्स के ये सारे हो गए। इसमें एक चीज़ नहीं है यहाँ पर 66A ऑफ IT एक्ट, ये हम लोगों ने प्रीवियस डे की न्यूज़ में पढ़ा था। इसके तहत मिनिस्ट्री जो होती है वो किसी का भी मिनिस्ट्री क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, ये किसी भी डेटा का प्रोसेस जो है, प्रोसेसिंग जो होती है उसकी ऑपरेशन जो होती है उसको स्टॉप कर सकती है, उसका एक्सेस बंद कर सकती है। ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये कि वेयर्स माई डेटा गोइंग। ET मतलब आई थिंक ये पक्का इकोनॉमिक टाइम्स का ग्राफ इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इकोनॉमिक टाइम एक्सप्लेन करता है कि कैसे डेटा लोकलाइजेशन कम करता है ग्राउंड के ऊपर। आप एक स्मार्टफोन खरीदते हो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ई-कॉमर्स पोर्टल से, पोर्टल पास करता है एक चार्ज क्रेडिट कार्ड कंपनी को, क्रेडिट कार्ड कंपनी से थोड़ा सा चार्ज लेता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी वेरीफाई करती है कि कौन सा बैंक ने इशू किया था कार्ड, ICICI ने, सिटी ने, HDFC, SBI एटसेट्रा जिसने भी किया था। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, डेटा स्टोर किया रहता है क्लाउड नेटवर्क के अंदर कहीं भी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। प्रेजेंटली मोस्टली जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। व्हेन यू यूज़ रुपे कार्ड और वॉलेट्स टू पे, ठीक है, डेटा पास करता है लोकल एंटिटीज़ से जो ऑथेंटिकेट करते हैं उस ट्रांजेक्शन को, डेटा स्टोर किया रहता है लोकल क्लाउड नेटवर्क के अंदर। या फिर जब एक इंडियन ट्रैवल करता है अब्रॉड, इंडियन शॉपर यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड जो कि इशू किए रहते हैं सिटी, इंडिया, HDFC, ICI, SBI, एक्सिस वगैरह के थ्रू, ठीक है। समबडी बाय शूज़ एट मैकेज एट हेराल्ड स्क्वायर मैनहट्टन, ठीक है, मैनहट्टन में शूज़ बाय किए, ठीक है। मैकीज आई थिंक ये कोई कंपनी का नाम है, मुझे पता नहीं है, मे बी कोई ब्रांड हो शूज़ वगैरह की, फीमेल्स के लिए शायद। मैकेज एक स्वाइप मशीन को यूज़ करता है, ठीक है, जिसको इशू किया है वेल्स फार्गो ने, ठीक है। और स्वाइप्स मशीन्स आर इशूड बाय बैंक्स, ठीक है, वहाँ पर बैंक्स इशू करते हैं, वेल्स फार्गो कोई बैंक होगा वहाँ पर। कार्ड नंबर जो है वो जाता है वेल फार्गो के पास, ठीक है, जो उसको कार्ड इशूअर के पास भेजता है, जो कि वीज़ा का है, MX का, अमेरिकन एक्सप्रेस का है। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कार्ड जो इशू किया है वो किस ब्रांच का है, मुंबई के अंदर, ठीक है। और फिर मुंबई में वो कॉन्टैक्ट करते हैं, पूछते हैं कि इसको ऑथेंटिकेट करो ट्रांजेक्शन को, उनको अप्रूवल मिलता है, ठीक है। कार्ड इशूअर से एक चार्ज लिया जाता है तो बिफोर द बैंक इन इंडिया, और वो पेमेंट जाती है वेल फार्गो को, ठीक है। मैक्सीज़ को, मैकी है क्या यार प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं इस ब्रांड का नाम ना, मैकीज़ को पेमेंट मिलती है वेल फार्गो की तरफ से, ठीक है। ट्रांजेक्शन डिटेल जो होती हैं सारी की सारी US के अंदर है। तो एक तरीका आपको पता चलेगा किस तरीके से बैंकिंग, ये वीज़ा कार्ड, ये वीज़ा नहीं अच्छा ये वो वीज़ा कार्ड मतलब मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये कार्ड के ट्रांजेक्शन कैसे करती है बैंक से, ऑथेंटिकेशन होता है हर बारी। दैट्स इट, सारे टॉपिक्स कंप्लीट। मैं सोच रहा हूँ प्रीलिम्स स्पेसिफिक यहीं करा दूँ क्या, नहीं अलग ही वीडियो बनाएंगे। प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम होगा ना आप लोगों को, उससे पहले ये एक मस्त सी वीडियो आएंगी 6-7 बैक टू बैक पूरे महीने का, एक घंटे के अंदर 100-200 टॉपिक्स आएंगे और अच्छे से हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं कराऊंगा ना, मैं जल्दी में समझाऊंगा नहीं ढंग से, तो इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।